तो वहां पर जब ग्रीन कैंडल बनी और वहां पर बन गया CIP मतलब चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है कि जब एक रेजिस्टेंस होती है, प्राइस जब उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके दोबारा उस प्राइस पे उस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेता है, तो उसको बोल देते हैं कि अब पोलैरिटी चेंज होगी, चेंज इन पोलैरिटी मतलब रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया। तो उस बेस पर प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था। हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो गाइस आज हम बात करेंगे स्कैल्पिंग के बारे में। स्कैल्पिंग में आज मैंने क्या ट्रेड किया, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी, क्या ट्रेड का लॉजिक था, कितना उसमें मेरा एसएल था, कहाँ पर एसएल था और कहाँ पर मेरा टारगेट था, सब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चार्ट्स मैंने आपके सामने खोले हुए हैं। चार्ट्स पर मैंने जो 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगाई हुई हैं, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं इससे भली भांति वाकिफ हैं, ये कौन कौन सी ईएमएस लगी हुई हैं और इसका यूजेज क्या होता है। जो नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता, और जो पुराने लोग भी इसे अच्छे से दोबारा सीखना चाहते हैं, मैं थोड़ा स्ट्रेटजी को समझाने की कोशिश करूंगा और फिर ऑर्डर बुक में चल के देखेंगे हम कि मैंने कहाँ पर ट्रेड किया था, उसके पीछे क्या लॉजिक था और कितना उसमें प्रॉफिट या लॉस रहा। तो गाइस ये देखो, ये जो 8 ईएमएस मैंने लगाई हुई है चार्ट पर, ये एक ट्रेंड को इंडिकेट करती है। मूविंग एवरेजेस आपको ट्रेंड बताती हैं कि अगर मूविंग एवरेजेस का कर्व ऊपर को जा रहा है तो वो ट्रेंड बता रहा है कि ट्रेंड अप साइड में है। अगर उसका कर्व नीचे को जा रहा है तो ट्रेंड बताता है कि वो डाउन ट्रेंड में है। और अगर ये देखिए यहाँ पर अगर वो क्रिस क्रॉस चलता है तो वो साइडवेज बताता है। लेकिन ये तो हो गया बना हुआ चार्ट, तो लाइव मार्केट में आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप सिर्फ 20 EMA या सिर्फ 50 EMA या इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब 20-50 लगाते हो तो उसमें बहुत कंफ्यूजन आती है। उसके कारण मैंने जो सबसे पहली वीडियो इस पे बनाई थी, आज से कुछ साल पहले शायद मैंने बनाई थी वीडियो, उसमें मैंने इसका लॉजिक समझाया था कि वो गैप को फिल करने के लिए मैंने इसमें सारी मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर दी, ताकि हमें ऐसी कंडीशंस का पता चले। ये देखिए जैसे कंडीशंस यहाँ पर है, ये होती है प्रॉपर ट्रेंडिंग और ये होती है प्रॉपर, ये भी प्रॉपर ट्रेंडिंग होती है। ये डाउन ट्रेंड में, वो अप ट्रेंड में। लेकिन हमें ऐसी कंडीशन ना पता चले जहां पर सिर्फ 2050 के ऊपर है, अप ट्रेंड में है, लेकिन बाकी क्रिस क्रॉस है। तो इससे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का पता चलता है सारे मूविंग एवरेजेस का बैंड बनाने से। और उसके बीच में कितना गैप हो रहा है, कितनी उसमें डाइवर्ज कर रहा है प्राइस, कितना कन्वर्ज कर रहा है, उससे भी हमें काफी चीजें इंडिकेट कर देता है प्राइस के बारे में चार्ट। ठीक है, तो कुछ लोग सिर्फ प्राइस को रीड करते हैं, ठीक है, जैसे जिसकी प्रैक्टिस है। अब मैं प्राइस को रीड करने के लिए मूविंग एवरेज को लगाता हूँ चार्ट पर। अब जैसे हम यहाँ पर एनालाइज करें, यहाँ पर प्राइस नीचे आया, एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसने एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर दिया और ऊपर मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर साइडवेज सा जोन चल रहा है जब तक एक साइड को ब्रेक नहीं करता प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्राइस ने ब्रेक कर दिया, लेकिन नीचे मूविंग एवरेजेस अभी बाय साइड में नहीं आई। तो मुझे इसमें रीड करने में बहुत इजी हो गया मूविंग एवरेजेस को प्लॉट करने से प्राइस के ऊपर। तो उस बेस पे मैं रीड करता हूँ और आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको भी उस चीज का फायदा मिलता है तो आपको जरूर लेना चाहिए। अब आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। ये मैंने 1 मिनट लगाया और पहले मैं 5 मिनट लगा लेता हूँ एक बारी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सुबह के टाइम पे ट्रेंड डाउन साइड था और डाउन मूव आया भी था, लेकिन यहाँ पर एक मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट करा और यहाँ पर रुका प्राइस। दोबारा उसने हायर लो बनाया, यहाँ पर फिर सेम जगह पे लो बनाया, दोपहर के सेशन में प्राइस ऊपर चल गया। लेकिन हम कहाँ ट्रेड कर सकते थे एज अ स्कैल्पर? हमें कहाँ एंट्री ले सकते थे हम कि जो इतना बड़े स्विंग्स आ रहे हैं मार्केट में उसमें कोई छोटा सा स्विंग में पार्टिसिपेट हम भी कर ले? तो वो कैसे हो सकता था? मैंने आज क्या किया, मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज काम किया। देखिए 1 मिनट में लगाता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जब देखिए मार्केट आज नीचे गिर रहा था, गाइस देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश चल रहा है। ठीक है, कल भी मैंने 4 ट्रेड किए थे, चारों मैंने पुट साइड में किए थे। पर वो क्यों किए थे? क्योंकि मार्केट एक रिवर्जन कर रहा था, प्राइस की प्राइस रिवर्जन हो रही थी, जो मेरे सेटअप के हिसाब से मुझे ठीक लगा, तो मैंने पुट साइड का ट्रेड करा। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करें तो वो जो मुझे लगता था जितनी करेक्शन हो सकती है उतना मेरे टारगेट्स उसमें कंप्लीट हो गए थे। तो मार्केट जब आज ऊपर जा रहा था, सिर्फ मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में, डेली के टाइम फ्रेम में भी बुलिश है, 2 आवरली में भी बुलिश था, उस बेस पे मैंने आज शॉर्ट करना सही नहीं समझा। तो जब प्राइस सुबह नीचे आ रहा था मैंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। उसका कारण ये था, ये देखिए कल से मार्केट गिरती आ रही थी और उसने सुबह इतना बड़ा मूव दे दिया। तो उसके बाद जब दोपहर के सेशन मैंने ट्रेड करा, मैंने थोड़ा वेट करा मार्केट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर बिलिश में भी वो प्रॉपर दोबारा बनाता, इस लो के नीचे ट्रेड करता, आज के लो के नीचे, तो उसमें थोड़ी और कंफर्मेशन हो जाती। तो यहाँ पर प्राइस जब रुक रहा है, देखिए उसने एक ये वाला टॉप क्रिएट करा, एक ये वाला क्रिएट करा, एज अ स्कैल्पर बात कर रहा हूँ मैं। और मैं यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करते हो, ये मैंने कर्सर यहाँ पे रख दिया, उसके बाद ध्यान से देखो
जब ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये वाली कैंडल ने 1044 की कैंडल ने, ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में लिख दिया, 1044 की कैंडल ने उसका ब्रेकआउट किया, उसके बाद दोबारा प्राइस उसी जोन में आता है और वहां पर ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, देखिए वहां पर सपोर्ट ले रहा है और नीचे क्या है, मूविंग एवरेजेस का बैंड भी है। तो आपका प्राइस एक्शन प्लस आपका मूविंग एवरेजेस का बैंड का वहां पर कॉन्फ्लुएंस बन रहा है, वहां पर एक कन्वर्जेंस बन रही है। तो वहां पर जब ग्रीन कैंडल बनी और वहां पर बन गया सीआईपी, सीआईपी मतलब चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है कि जब एक रेजिस्टेंस होती है, प्राइस जब उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके दोबारा उस प्राइस पे उस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेता है, तो उसको बोल देते हैं कि अब पोलैरिटी चेंज होगी, चेंज इन पोलैरिटी मतलब रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया। तो उस बेस पर प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था, नीचे बैंड भी क्लियर हो रहा था धीरे धीरे। तो मैंने यहाँ पर कहीं मैंने 1053 के आसपास यहाँ पर ट्रेड किया था, ग्रीन कैंडल जब ये स्ट्रॉन्ग बन गई थी, जब ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई ये वाली 1052, मैंने तभी ट्रेड लिया था और मेरा स्टॉप लॉस था इस रेड कैंडल के नीचे या फिर इस बैंड के नीचे। वो फ्लक्चुएशन के हिसाब से मैं उस टाइम देख लेता, मतलब बेसिकली मेरा ऐसा इस बैंड के नीचे था, लेके चलिए। प्राइस उसके बाद 3-4 मिनट यहाँ पे रुका और उसने एक बड़ा सा कैंडल ऊपर दे दिया। ध्यान रखिएगा इसी ये वाला स्कैल्प थोड़ा सा रिस्की था, उसका कारण ये है कि अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम प्रॉपर बुलिश नहीं हुआ था, उसने प्रॉपर बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करा था। बट एज अ स्कैल्पर मेरा सुबह वाला उसमें भी मैंने ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं किया था और मुझे यहाँ पर 2 कंफर्मेशन मिल रही थी, चेंज इन पोलैरिटी और मेरा मूविंग एवरेज का जो पे सपोर्ट थी, उस बेसिस पे मेरा यहाँ पे ट्रेड बना था। तो छोटे से रिस्क के साथ मैंने ट्रेड किया, वहाँ पे एक्शन लिया कि जैसे भी है उसमें प्रॉफिट होता है, अगर स्टॉप लॉस होता है मैं निकल जाता है, ठीक है। मुझे लगी वहाँ कंफर्मेशन तो मैंने ट्रेड किया और यहाँ पे देखो आप एकदम से मूव ऊपर को आया। तो यहाँ पर देखिए बाद में दोबारा प्राइस आया, उसने ग्रीन कैंडल क्रिएट नहीं करा। तो गाइस आपको ना 3-4 चीजों को मिलाकर देखना पड़ता है कि आपका प्राइस कहना क्या चाह रहा है। अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो जरूरी नहीं है वो लगातार गिरती ही रहेगी, आप पुट साइड ट्रेड करते रहो करते रहो करते रहो। आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा एनालाइज करके रखना पड़ेगा कि लेवल्स क्या बोल रहे हैं। अगर कोई बहुत अच्छा सपोर्ट जोन आ गया डेली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट लगातार नीचे गिर रही है, तो आप वो सपोर्ट पे भी आप पुट नहीं ले सकते, आपको देखना पड़ेगा कि अब शायद यहाँ से कुछ बैक होने के सिग्नल दिखे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर कॉल का ट्रेड बनता मैं नहीं करता, उसका कारण यहाँ पर नीचे बैंड बहुत ज्यादा क्रिस क्रॉस था, लेकिन यहाँ पर क्या था, बैंड थोड़ा सा धीरे 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 देखिए क्लियर हो रहा था, ये देखिए ठीक है ना, थोड़ा सा बाय साइड में जा रहा था बैंड का जो कर्व है। और यहाँ पर देखिए ये फिर से जो मूव आया इसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा, क्यों, क्योंकि एकदम से प्राइस निकल गया और बैंड बहुत लेट जाके क्लियर हुआ। तो मेरा आज सिर्फ एक ही ट्रेड हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो कोई क्लियर ट्रेड नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब ये गिर गया उसके बाद काफी लेट, क्योंकि ऐसा क्यों स्ट्रक्चर बन रहा है आज, क्योंकि मार्केट में आज बहुत वॉलेटिलिटी थी। जिस दिन बिल्कुल ट्रेंडिंग रहता है मार्केट, अप ट्रेंड में रहे या डाउन ट्रेंड में रहे, आपको बहुत सारी एंट्रीज उसमें मिलती है, मल्टी एंट्रीज मिलती हैं। लेकिन जिस दिन ऐसा वॉलेटाइल होता है उस दिन आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए, मार्केट में प्रॉपर एंट्री ना मिले आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज अभी मैं ऑर्डर बुक में आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइज ये देखो, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, एक बार रिफ्रेश होने दो फिर हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश हो गया 10:53:26 पे 10:53 पे मैंने ये किया था, 46,800 की कॉल बाय करी थी और 5 मिनट लगे मुझे उसको होल्ड किया और मैंने उसको फिर जब उसमें एक थोड़ा सा मूव आया तो मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो 217 पे मैंने लिया था और 244.90 मैंने 245 पे उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो कुछ 15% के आसपास इसमें टारगेट हो गया 200 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या था, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, मैंने एंट्री अपनी बता दी, मैंने एसएल टारगेट भी बता दिया। अब मैंने एक ट्रेड करा उसमें अच्छा प्रॉफिट बन गया जितना भी, ठीक है, यहाँ पे 15% के हिसाब से। अब अगर आपका और ट्रेड बनता मेरा, आज एक और ट्रेड बनता मेरा, तो मैं उतना ही रिस्क लेता कि मेरा आधा प्रॉफिट ही जाए उसमें या आधे से भी थोड़ा कम जाए, क्योंकि अगर आपका अच्छा प्रॉफिट बन गया किस दिन आपका, तो उसको सेव करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपने सुबह प्रॉफिट बना लिया, शाम को सारा रिस्क पे लगा दिया और प्रॉफिट भी जाएगा आपका और उसमें ब्रोकरेज बढ़ेगी और खर्चा भी बढ़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपने प्रॉफिट बनाया है उसको बचाओ भी। तो मुझे बाद में कोई श्योर एंट्री नहीं लगी तो मैंने नहीं ली। अब कल देखेंगे कुछ अच्छी एंट्री बनेगी ट्रेड में, कोई ट्रेड अच्छा बनेगा तो उसमें ट्रेड एंट्री लेंगे। तो वो चीज़ होती है, हर चीज़ को मैनेज करके चलो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पिंग में भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन बहुत चीज़ों को कंट्रोल करके चलना पड़ता है। किसको? अपनी ग्रीड को, अपने फियर को, इमोशंस को और ओवर ट्रेडिंग को। अब इमोशंस को कंट्रोल करने में क्या चीज़ हेल्प करती है? इमोशंस कंट्रोल होते हैं जब आप प्रॉपर रूल बेस्ड काम करो। जब आपने रूल ही बना लिया, आपको पता ही लग गया कि मैंने इसी सेटअप पर एंट्री लेनी है, सेटअप बनेगा तो एंट्री लूंगा नहीं तो नहीं लूंगा, तो आपका एंट्री का रूल बन गया।
स्टॉप लॉस का आपका रूल बना लो स्कैल्पिंग में कि मैं इतने पॉइंट्स के ऐसे लूंगा, अगर मैं इतना टारगेट ले रहा हूँ तो, या इस लेवल के नीचे से लूंगा, और हमेशा आपको वहीं काटना पड़ेगा आपका अगर प्राइस वहां पे आ रहा है। ये स्टॉप लॉस का रूल बन गया। तो ऐसे रूल्स बनाओ तो आपके इमोशंस में, ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा कि इमोशंस नहीं आएंगे उसमें ट्रेड में, लेकिन मैनेजेबल होंगे, मैनेज कर पाओगे आप। तो ठीक है गाइस, इसको जाके स्ट्रेटजी को और अच्छे से सीखो। मैंने डिटेल में काफी बड़े बड़े वीडियोस बनाए हैं इस पे, आधे आधे घंटे के, स्नाइपर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, जाके अच्छे से सीख लो। और ये स्ट्रेटजी कैसी है, अगर आप इसको अच्छे से मास्टर कर लेते हो, इसी स्ट्रेटजी को आप डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे जाके भी स्टॉक्स में चेक कर सकते हो। बहुत अच्छा वर्क करती है स्ट्रेटजी। आपको समझ में आएगा चार्ट कब अप ट्रेंड है स्टॉक में, कहाँ आप एंटर कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, पोजीशन कैसे कर सकते हो। अच्छा सेटअप है। और चलो ठीक है गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।